हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हम कर रहे थे। आज इस लेक्चर में फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। इस सीरीज में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन इसमें हम नहीं करेंगे क्योंकि जो आप रिवीजन करोगे वे आपके कवर हो जाएंगे। तो केवल जो थोड़े डिफिकल्ट और चैलेंजिंग क्वेश्चन है और साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है, हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, एसएससी जेई 2023 में मेरी 8th रैंक थी। ये मेरा रोल नंबर था। इसके अलावा ये सब एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हुए हैं। ये शो करने का पर्पज़ ये है कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो मैंने अच्छे रैंक के साथ क्लियर किया हुआ है। और जो कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो इसको अच्छे रैंक के साथ क्लियर करने के लिए एग्ज़ाम सफिशिएंट है। तो ठीक है दोस्तों, अपना सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट इन द इमर्स बॉडी थ्रू विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड मे बी टेकन टू एक्ट इज नोन एज। तो कोई इमर्स बॉडी यानी पानी के अंदर सबमर्ज बॉडी है, इसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा पानी की वजह से उसका जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सेंटर ऑफ बायोंसी बोलते हैं। वो चीज़ जिसने हम बूझी हुई थी उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ बोयेंसी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बोयेंसी, सेंटर ऑफ प्रेशर और मेटा सेंटर। इनके बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये चारों अलग अलग चीज़ है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? उस बॉडी का जो वजन है, मास है, तो उसका जो सेंटर होगा वो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ बायोंसी क्या होता है? पानी उस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाता है। The resultant force exerted on a body by the static fluid in which the body is submerged or floating is known as the buoyancy force। तो कोई भी हमारा बॉडी है, यानी कोई भी चीज़ है, वो पानी के अंदर सबमर्ज है, तो उसके ऊपर पानी कोई फोर्स लगाएगा या कोई भी लिक्विड वो फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बायोंट फोर्स बोलते हैं। और उस फोर्स का जो सेंट्रोइड होता है उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ बुओयेंसी। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स इज नोन एज द सेंटर ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड। ये कहाँ पे होता है? जो लिक्विड हमने डिस्प्लेस किया है, मान लो कोई बॉल है, वो बॉल पानी में गई तो उसने कुछ लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा, तो उस लिक्विड डिस्प्लेस का जो सेंटर होगा वो क्या होगा? सेंटर ऑफ बायोंसी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पेपर में आ सकता है। वो क्या होगा? सेंटर ऑफ बायोंसी क्या होगा, या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहाँ पे होगा? वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड के इक्वल होगा। बायोंस फोर्स हमेशा वर्टिकल डायरेक्शंस में लगेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने पानी का एक बाउल लिया, कोई बर्तन है पानी का और फुल भरा हुआ है, इसके अंदर आपने इस शेप की, यानी कि सी शेप का, कोई चैनल शेप का कोई बॉडी है, वो आपने इसके अंदर डाल दी, तो क्या होगा? इसके ऊपर फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। बायोंसी फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगा। ये चारों तरफ से, जैसे आपके घर में कटोरी होती है ना, ये कटोरी जैसी है, तो इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ यहाँ पे होगा या फिर कुछ यहाँ पे होगा, यानी कि ज़्यादातर मास इसका ऊपर की तरफ है। जैसे आपके घर में कटोरी होती है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका ऊपर होगा। लेकिन सेंटर ऑफ बायोंसी क्या होता है? सेंटर ऑफ बायोंसी होता है जो इसने पानी की वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया, उसका सेंटर। इसने पानी कितना डिस्प्लेस किया, जो मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, इसने इतने पानी को डिस्प्लेस कर दिया और ये बिल्कुल सिमेट्रिक शेप है, तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा? इसका सेंटर बिल्कुल यहाँ पे होगा। ये क्या है? सेंटर ऑफ बायोंसी। ये हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ बायोंसी। और ये क्या था? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह लो या सेंटर ऑफ मास कह लो, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सेंटर ऑफ बायोंसी क्या होता है? जो पानी इसने डिस्प्लेस करा है, इसकी शेप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो इसके वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस करी है पानी की, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा सेंटर ऑफ बायोंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए थिन होलो कोन लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री एट ए हाइट ऑफ। तो थिन होलो कोन, होलो यानी कि जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगी? उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी 1/3 ऑफ द टोटल हाइट अबव द बेस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। होलो कोन की बात हो रही है, ये ट्रायंगल नहीं है, ये कोन है। ये क्या है? ये कोन है, ट्रायंगल नहीं है। तो इसका कहाँ होगा? h/3। होलो कोन का h/3, और अगर ये सॉलिड कोन होती तो इसका कहाँ होता है? h/4 पे। तो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। कोन का, सॉलिड कोन का h/4 पे और होलो का h/3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम ऑसिलेशन ऑफ एन फ्लोटिंग बॉडी विद इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट विल बी। तो टाइम ऑफ ऑसिलेशन जो होता है किसी भी फ्लोटिंग बॉडी का, वो मेटासेंट्रिक हाइट इंक्रीज होने पर क्या होगा? वो बढ़ेगा, कम होगा या सेम रहेगा? तो दोस्तों वो कम हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेटासेंट्रिक हाइट आपको पता होगी क्या होती है?
कोई पानी के अंदर सबमर्ज बॉडी होती है, अगर उसको हम हल्का सा टिल्ट दे देते हैं तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और न्यू बॉयंसी फोर्स की जो लाइन होती है वो जहाँ पे आपस में मिलती है उसको हम क्या कहेंगे, मेटा सेंटर कहते हैं। उसके अबाउट बॉडी ओसिलेट करेगी। और जो टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन है उसका फॉर्मूला होता है ये 2π√I डिवाइड बाई W इंटू GM। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डिफिकल्ट नहीं है, इजीली याद कर सकते हैं। 2πI डिवाइड बाई W इंटू GM। तो ये GM क्या है, GM है इसकी मेटासेंट्रिक हाइट। और मेटासेंट्रिक हाइट बढ़ेगी तो क्या होगा, टाइम ऑफ ऑसिलेशन कम होगा। मेटासेंट्रिक हाइट बढ़ेगी तो टाइम ऑफ ऑसिलेशन कम होगा। अब एक चीज़ बताओ, आप किसी शिप के अंदर हो, उस शिप का जो टाइम ऑफ ऑसिलेशन है वो कम होगा, तो आपको फ़ायदा है या नुकसान है? ऐसे समझिए, आप इस शिप के अंदर हैं, ठीक है, साइड से देखोगे तो ऐसी शिप दिख रही है और सामने से देखोगे ये समुद्री जहाज कुछ ऐसे है, ठीक है, ये समुद्री जहाज है, पानी के अंदर ये तैरने लग रहा है। अब एक तो 5 मिनट इसका टाइम ऑफ ऑसिलेशन है, 5 मिनट में ये एक बार ऐसे इसको ले खाएगा, एक बार उस साइड जाएगा, ठीक है। और एक इसका टाइम ऑफ ऑसिलेशन हो 10 सेकंड, तो 10 सेकंड के अंदर एक बार तो आप इधर जाओगे, एक बार आप इधर तक अचानक से जाओगे, तो वो खतरनाक चीज़ है ना। और एक आप 5 मिनट में या 15 मिनट में, 1 घंटे में इधर से उधर हो शिप, तो वो फिर भी ठीक है। तो जो अगर मेटासेंट्रिक हाइट बढ़ेगी तो टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। और टाइम पीरियड कम होगा तो इंसानों को यानी कि हमें क्या होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, हमें परेशानी होगी। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो, ये क्वेश्चन में फ्यूचर में पेपर में आ सकता है ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेबल इक्विलिब्रियम इज अचीव इन द फ्लोटिंग बॉडी व्हेन। तो जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है फ्लोटिंग बॉडी के अंदर, कोई तैरते हुई बॉडी के अंदर, वो कब अचीव होता है, जब मेटासेंट्रिक हाइट सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अबव हो। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जो दोस्तों मेटासेंट्रिक हाइट का जो फॉर्मूला है वो भी आप देख सकते हैं, GM इज इक्वल टू I/V माइनस BG। क्या है ये, I/V माइनस B इंटू G। अब इसमें इन टर्म का क्या मतलब है, I तो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, V क्या है, वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम किसकी है, पूरी बॉडी की वॉल्यूम नहीं है, ये केवल जो पानी के अंदर डूबी हुई है ना उस चीज़ की वॉल्यूम है। फॉर एग्जांपल कोई बॉक्स है तो पानी में ये इतना डूबा हुआ है, तो वॉल्यूम हम कितनी लेंगे, जो पानी में डूबी हुई है केवल उसी वॉल्यूम को कंसिडर करेंगे। I क्या है, I इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन कौन सी एक्सिस के अबाउट। तो दोस्तों ये जो बॉक्स पानी के अंदर डूबा हुआ है ना, इसका जो टॉप सरफेस है, जैसे ये कोई बॉक्स है 3D में इमेजिन करने की कोशिश करना है, ये पानी में डूबा हुआ है, आधा डूबा है, तो टॉप यानी कि ऊपर से आसमान से जब आप इसको देखोगे तो इसका टॉप सरफेस है, यहाँ से आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा। और मिनिमम वाला लेंगे हम, ताकि हमें इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, ये किसी भी एक्सिस के अबाउट ये फेल ना हो। I/V माइनस BG। BG क्या है, सेंटर ऑफ बॉयंसी से लेके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक के बीच का डिस्टेंस। तो ये सभी पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि I क्या है, V क्या है, B और G क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द 90% वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग इज सबमर्ज इन द वाटर एंड ओनली 10% वॉल्यूम इज अबव द वाटर। तो कोई बर्फ़ का टुकड़ा है समुद्र के अंदर जो तैर रहा है, उसके 90% वॉल्यूम पानी के अंदर है और 10% केवल समुद्र के ऊपर है, तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी। डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज़ 1025 kg पर मीटर क्यूब। तो दोस्तों जैसे कि ये बर्फ़ का टुकड़ा है, आपको सिंपल सा कंसेप्ट समझना है, ये पानी के अंदर तैर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो इसका वेट है यानी कि mg, वो किसके बराबर होगा, जो बॉयंसी की फोर्स है इसके इक्वल होगा। बॉयंसी की फोर्स किसके बराबर होती है, इसकी वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू g, इसी के इक्वल होती है ना बॉयंसी फोर्स, यानी कि वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो अब इन दोनों को इक्वेट करवाएंगे, इसका वजन कितना होगा, इसके टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई इसकी डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इसका वजन आ गया, इनटू जी। ये किसके बराबर है, फोर्स ऑफ बॉयंसी। बॉयंसी फोर्स किसके बराबर होती है, जितना इसने वॉल्यूम डिस्प्लेस करी, कितनी डिस्प्लेस करी, 90%।
जो इसकी वॉल्यूम है वो पानी में है, तो यानी कि 0.9 टाइम वॉल्यूम इसने पानी को डिस्प्लेस कर दिया, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय जी। तो रो जी से रो जी कट जाएगा, मतलब कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो किसका है, आइस का डेंसिटी आएगी, और सेंटर ऑफ बुओयेंसी मतलब फोर्स ऑफ बुओयेंसी के अंदर क्या आएगा, वेट ऑफ द वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वी से वी कट गया, जी से जी कट गया। डेंसिटी आइस हमें बतानी है, डेंसिटी आइस किसके बराबर होएगी, 0.9 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 1025। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1025 इंटू 0.9, ये आ गया आपका 922, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो सिंपल सा कंसेप्ट होता है, इस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो समझाने में थोड़ा बहुत टाइम लगा है। अगर फ्यूचर में आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, जितना भी पानी में डूबा है, जैसे 0.90% पानी में डूबी हुई है ना, तो जितना भी है 0.90 इंटू जो पानी की डेंसिटी क्वेश्चन में 1025 दी है, आपका आंसर आ गया। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 14% वॉल्यूम किसी आइसबर्ग की पानी के ऊपर है, तो समुद्र के अंदर कितनी होगी, 86%, और पानी की डेंसिटी 10400 न्यूटन पर मीटर क्यूब है, तो आइस की बतानी है। तो जो मैंने आपको बताया 86% पानी के नीचे है, तो 0.86, पानी की डेंसिटी कितनी दी हुई है, 10400 मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 10400 इंटू 0.86, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट दोस्तों, जो फ्लूइड होता है, तो अगर आपको फ्लूइड की किसी डायरेक्शन, फ्लूइड ऐसे फ्लो करता है, उसकी कुछ वेलोसिटी रहेगी, वेलोसिटी एक्स, वेलोसिटी वाई, वेलोसिटी इन जेड। तो अगर आपको उसकी एक्सेलरेशन निकालनी हो तो आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, तो किसी भी फ्लूइड की एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, वाई में, जेड में, और उनके साथ मान लो एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हो तो डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी वाई, डी यू बाई डी जेड प्लस डी यू बाई डी टी, यानी टाइम के साथ उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। और इसको बोलते क्या है, जो आप एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो उसको आप बोलोगे कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, और टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करोगे तो उसको बोलोगे लोकल या टेम्पोरल एक्सेलरेशन। ये सब प्री के अंदर तो नहीं आएगा इतना बड़ा, लेकिन मुश्किल नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए। यू वी डब्ल्यू हर जगह यू वी डब्ल्यू है, और जिस भी डायरेक्शन में निकाल रहे हो उसको एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके ऐड कर देना है, और आखिरी में डी यू बाई डी टी। और आपको बस और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होती है कि भाई आप उसको कोऑर्डिनेट के हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। और एक चीज़ होती है लोकल एक्सेलरेशन, लोकल एक्सेलरेशन में क्या कर रहे हो आप, टाइम के रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। और ये भी आपको पता होना चाहिए स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो में क्या होता है कि डी यू बाई डी टी जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, लोकल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी स्टेडी फ्लो में। वही चीज़ इसने समझाई हुई है फॉर स्टेडी फ्लो, टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, लोकल एक्सेलरेशन इज जीरो। तो स्टेडी फ्लो में लोकल वाली तो जीरो हो जाएगी, तो केवल कन्वेक्टिव वाली बचेगी। और वैसे ही जो यूनिफॉर्म फ्लो है उसके अंदर तो जो टोटल एक्सेलरेशन है वो टेम्पोरल एक्सेलरेशन के बराबर होएगी, क्योंकि ये कन्वेक्टिव वाली जीरो हो जाए, कन्वेक्टिव इज इक्वल टू जीरो। उसके अलावा फ्रेंड्स आप ये कंटिन्यूटी इक्वेशंस को देख सकते हो। कंटिन्यूटी इक्वेशन किस चीज़ के ऊपर बेस है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास के प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। अगर डेंसिटी भी चेंज हो रही है, कंटिन्यूटी इक्वेशन की जो मेन इक्वेशन है वो तो ये है कि भाई आपने पहले तो डेंसिटी को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट किया, प्लस डी रो यू अपॉन डी एक्स प्लस डी रो वी डिवाइड बाई डी वाई प्लस डी रो डब्ल्यू अपॉन रो जेड इज इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर डेंसिटी, अगर उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी वाई प्लस डी डब्ल्यू बाई डी जेड। तो ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी इक्वेशन। और A1 V1 इज इक्वल टू A2 B2, वन डायमेंशन में हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को ऐसे भी लिखते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स जो यूलर इक्वेशन है वो किस चीज़ के ऊपर बेस है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन,
इज बेस्ड ऑन द मोमेंटम प्रिंसिपल। और जो बर्नौली इक्वेशन है वो किस चीज़ के ऊपर है, एनर्जी के प्रिंसिपल पे। ये वाला ऑब्जेक्टिव के अंदर आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि यूलर वाला तो मोमेंटम के ऊपर है और बर्नौली वाला एनर्जी के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द टू डायमेंशनल फ्लो ऑफ फ्लूइड इफ द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई एग्जिस्ट। तो कोई फ्लो है टू डायमेंशन, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई एग्जिस्ट करता है जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमारा फ्लो क्या होगा, तो दोस्तों हमारा फ्लो होगा इरोटेशनल होगा एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा। ये चीज़ आपको दोस्तों पता होनी चाहिए, जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है वो इरोटेशनल और इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए ही एग्जिस्ट करता है। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट फॉर इरोटेशनल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर आपको केवल वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन दिया हो तो आप समझ जाना कि वो फ्लो इरोटेशनल ही होगा और इनकम्प्रेसिबल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन। तो जो स्ट्रीम लाइन्स होती हैं और इक्विपोटेंशियल लाइन होती हैं उनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बोथ कैन बी ड्रॉन ग्राफिकली फॉर विस्कस फ्लो अराउंड एनी बाउंड्री। तो किसी भी बाउंड्री के अलोंग उनको ग्राफिकली हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जो फ्लो स्ट्रीम लाइन्स हो गई, इक्विपोटेंशियल लाइन हो गई, उनको विस्कस फ्लो के लिए हम वो नहीं कर सकते, वो लेमिनार फ्लो के लिए है। मैश फॉर्म बाय देम आर ऑलवेज स्क्वायर, तो ये भी गलत है। स्क्वायर नहीं होते हुए एलिमेंट्री स्क्वायर होते हैं। कौन से स्क्वायर होते हैं, एलिमेंट्री स्क्वायर। एलिमेंट्री स्क्वायर होंगे। दे ऑलवेज मीट ऑर्थोगोनली, ये बिल्कुल ठीक बात है। ऑर्थोगोनल यानी कि राइट एंगल के ऊपर भी मीट करेंगे, ये बिल्कुल ठीक बात है। दे कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ऑल बाउंड्री कंडीशंस, तो ये वाले स्टेटमेंट भी गलत है। फर्स्ट में ही हमने पढ़ लिया था, विस्कस बाउंड्री के लिए हम उनको डिफाइन नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये स्ट्रीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन। इनकी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं एक एक करके। प्रॉपर्टी क्या क्या होंगी, फ्लो लाइन्स आर इक्विपोटेंशियल लाइन आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो ये दोनों लाइन्स हैं एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होती हैं, यानी कि राइट एंगल होंगी। एक लाइन ऐसी होगी, दूसरी लाइन ऐसे, यानी कि राइट एंगल बनाएंगी ये। स्क्वायर बिटवीन एडजेसेंट फ्लो लाइन इज कॉल्ड द फ्लो चैनल और फ्लो पाथ। दो जो फ्लो लाइन्स हैं उनके बीच में जो स्पेस बचता है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लो चैनल बोलेंगे। जैसे कि दो फ्लो लाइन्स, एक फ्लो लाइन ये, दूसरी फ्लो लाइन ये, इनके बीच का जो स्पेस है ये क्या है, फ्लो चैनल। चैनल हम किसको बोलते हैं, चैनल यानी कि नदी वगैरह को भी हम चैनल बोलते हैं। थर्ड पॉइंट, द फिगर फॉर्म इन द फ्लो नेट बिटवीन द टू एडजेसेंट फ्लो लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल लाइन इज कॉल्ड द फ्लो फील्ड। तो फ्लो फील्ड होता है दो फ्लो लाइन्स और इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में जो स्पेस बचता है उसको क्या बोलेंगे, फ्लो फील्ड बोलेंगे। और ये सभी एलिमेंट्री स्क्वायर होते हैं, लीनियर और कर्वीलीनियर। ये स्क्वायर नहीं होते, एलिमेंट्री स्क्वायर होते हैं। डिफरेंस क्या है, आप डिफरेंस देख सकते हो, ये कर्व होते हैं। ये इस टाइप से स्क्वायर नहीं है, ऐसे नहीं है। ये कैसे हैं, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, एक ऐसे एक ऐसे। तो इस टाइप का जो स्क्वायर बनने लग रहा है इसी को हम एलिमेंट्री स्क्वायर बोलते हैं। और जो स्पेस बचता है इसको आप क्या बोलेगे, इसको बोलेगा आप फ्लो फील्ड। फ्लो फील्ड, किसी एक स्क्वायर को क्या बोलोगे, फ्लो फील्ड बोलोगे आप। हेड लॉस दो लाइन के एक उसमें क्या होगा, कोरस्पोंडिंग लाइन के थ्रू इक्वल रहेगा। डिस्चार्ज दो फ्लो लाइंस के अंदर इक्वल रहेगा। ये पॉइंट पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लो कैन नॉट बी अप्लाइड इन द रीजन क्लोज टू द बाउंड्री। तो जो ये वाला मेथड है इसको आप ऐसे रीजन के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते जो बाउंड्री के बहुत ज़्यादा पास है। वेयर द विस्कोसिटी इफेक्ट इज प्रोडोमिनेंट, जहाँ पे विस्कोसिटी का इफेक्ट आ जाएगा वहाँ पे ये इक्विपोटेंशियल लाइन और फ्लो लाइंस वगैरह आप ड्रॉ नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे विस्कोसिटी का इफेक्ट आ जाता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने के बहुत चांस है। 8 नंबर पॉइंट, दिस मेथड कैन नॉट बी डिटरमाइन द फ्लो पैटर्न पास्ट ए सॉलिड बाउंड्री ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ फ्लो एंड एडीज। तो लगभग 7 वाली बात 8 वाले में कह रहा है कि एक बार जब सॉलिड बाउंड्री के विषय में पास हो जाते हैं डाउन स्ट्रीम साइड में,
तो फ्लो का सेपरेशन हो जाता है और एडीज वगैरह बनती है, विस्कोसिटी वगैरह का इफेक्ट आ जाता है, तो फिर इस मेथड को हम वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपको डिस्चार्ज निकालना हो तो उसका फॉर्मूला ये होता है के यानी कि परमिएबिलिटी, नंबर ऑफ फ्लो लाइंस, नंबर ऑफ ड्रॉप्स इनटू जो हेड है आपका। तो ये भी पता होना चाहिए। ये बिल्कुल ईजी जी चीज़ें हैं सारी, कोई इनमें ऐसी नहीं है कि आपको याद करनी पड़े, बस समझोगे तो सब अपने आप याद होता हुआ चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द सर्कुलेशन बाय द एरिया ऑफ द क्लोज कंटूर इज नोन एज द। तो जो लिमिटिंग एरिया ऑफ सर्कुलेशन है बाय एरिया ऑफ क्लोज कंटूर, उसको आप जब डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक वोर्टिसिटी मिल जाती है। दिस इज वोर्टिसिटी। इस चीज़ को आप बस याद कर लेना, ज़्यादा इसमें समझने का नहीं है। वोर्टिसिटी क्या होती है, वोर्टिसिटी इज इक्वल टू सर्कुलेशन डिवाइड बाय एरिया। वोर्टिसिटी इज सर्कुलेशन डिवाइड बाय एरिया। और ये किस चीज़ के बराबर होता है, 2W के बराबर होता है, 2 टाइम जो एंगुलर वेलोसिटी होती है। वोर्टिसिटी को आप इस सिंबल से भी डिनोट करते हो और ये किसके बराबर होती है, 2 टाइम एंगुलर वेलोसिटी के, सर्कुलेशन डिवाइड बाय एरिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस फ्लो नेट कैन नॉट बी ड्रॉन। तो इनमें से ऐसा कौन सा केस है जिसमें फ्लो नेट आप ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये वाला क्वेश्चन हमने अभी ऊपर भी देखा था। तो ऐसा कौन सा होता है, जब व्हेन फ्लो इज गवर्न बाय द ग्रेविटी, यानी कि ओपन चैनल फ्लो। ऐसा कौन सा फ्लो होता है जो ग्रेविटी की वजह से होता है, ओपन चैनल फ्लो में ही तो ग्रेविटी की वजह से, पानी के वजन की वजह से ही तो नदियों में पानी बहता है, ग्रेविटी की वजह से। तो उस वाले केस में आप ये फ्लो नेट और ये कि पोटेंशियल लाइन वगैरह आप ड्रॉ नहीं कर सकते। फ्लो नेट की लिमिटेशंस क्या है वो आप देखिए। फ्लो नेट कैन नॉट बी ड्रॉन इन ए फ्लो गवर्न बाय द ग्रेविटी। तो फ्लो नेट आप ऐसे फ्लो के लिए आप वो नहीं कर सकते जहाँ पे ग्रेविटी की वजह से फ्लो हो रहा है। एज बाउंड्री कंडीशंस आर नॉट नोन इन दी ओपन चैनल फ्लो, क्योंकि उसके अंदर आपको बाउंड्री कंडीशंस पता ही नहीं है। फ्लो नेट कैन नॉट बी ड्रॉन इन द रीजन क्लोज टू द बाउंड्री वेयर विस्कोसिटी फैक्टर प्रीडोमिनेंट। तो फ्लो नेट को आप ऐसे रीजन में भी ड्रॉ नहीं कर सकते जहाँ पे विस्कोसिटी के इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा, ये भी फर्स्ट पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन द फ्लो पैटर्न पास्ट ए सॉलिड बाउंड्री ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड। तो डाउनस्ट्रीम साइड के अंदर अगर किसी सॉलिड बाउंड्री से पास हुआ हमारा फ्लो तो भी हम इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि सेपरेशन ऑफ फ्लो हो जाता है आपका। सेपरेशन ऑफ फ्लो एक इस टाइप से करना चाह रहा है, जैसे कि इस टाइप से ये कोई वियर है और पानी, जहाँ आपकी कोई नदी है तो पानी बह के ऐसे गिरने लग रहा है इधर, तो इधर ये सेपरेशन हो गया ना यहाँ से पानी का। तो इस वाले कंडीशंस में ये फ्लो नेट वगैरह और ये आप नहीं वो कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पिटोट स्टैटिक ट्यूब मेजर्स दी पिटोट स्टैटिक ट्यूब। ये किस चीज़ को मेजर करती है दोस्तों, ये मेजर करेगी आपका स्टैग्नेशन प्रेशर को। इस वाले क्वेश्चन में अगर यहाँ वेलोसिटी दिया होता तो वेलोसिटी करेक्ट आंसर होता है, लेकिन वेलोसिटी नहीं दिया तो हमने क्या ऑप्शन को सिलेक्ट किया, स्टैग्नेशन प्रेशर को। पिटोट ट्यूब इज ए डिवाइस यूज टू मेजर द वेलोसिटी एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड फ्लो। तो इन वेलोसिटी को मेजर करने के लिए एक डिवाइस है पिटोट स्टैटिक ट्यूब। इट ऑल्सो मेजर द स्टैग्नेशन प्रेशर, तो ये प्रेशर को भी मेजर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए शार्प एज ओरिफिस। ओरिफिस की बात हो रही है, उसकी बात नहीं है यहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको, वंचुरीमीटर की। ओरिफिस के लिए क्या होगा आंसर, 0.611। अगर इसके अंदर वंचुरीमीटर होता तो आंसर क्या होता है, 0.688। शार्प एज ओरिफिस कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज 0.611 थ्योरेटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वंचुरीमीटर हैज ए डिफरेंशियल मर्करी वाटर मैनोमीटर कनेक्टेड टू इट्स इनलेट एंड थ्रोट फॉर ए गिवन डिस्चार्ज इन द पाइप। तो दोस्तों आपको एक वंचुरीमीटर दिया हुआ है, किस टाइप से है, उसमें डिफरेंशियल मर्करी वाटर मैनोमीटर है इनलेट पे और थ्रोट पे। तो एक तो होता है सिंपल मैनोमीटर, जैसे कोई पाइप है आपने यहाँ पे एक मैनोमीटर लगा दिया, इसमें जितनी हाइट पे पानी
चढ़ेगा उतना उसका प्रेशर हो गया, ठीक है। और दूसरी क्या चीज़ होती है, जैसे इसमें कहा हुआ क्वेश्चन के अंदर आपका एक मंचूरियोमीटर दिया हुआ है, डिफरेंशियल मैनोमीटर, यानी कि प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए, इस टाइप से कुछ है। तो मान लो यहाँ पे इतना हाइट तक पानी गया और यहाँ इतनी हाइट तक, तो आपने प्रेशर का डिफरेंस मेजर कर लिया। डिफरेंशियल मैनोमीटर से आप क्या मेजर कर रहे हो, आपने क्या यूज किया है, डिफरेंशियल मरकरी वाटर मैनोमीटर, यानी कि डिफरेंस इन प्रेशर मेजर कर रहे हो। तो फिर जो आपने डिफरेंस पता किया है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन होगा या फिर मंचूरियोमीटर की ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है मंचूरियोमीटर की ओरिएंटेशन के ऊपर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द मंचूरियोमीटर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप प्रेशर का डिफरेंस मेजर कर रहे हो। मान लो आपने इसको टिल्ट करवा दिया, मंचूरियोमीटर को आपने ऐसे रखवा दिया, ठीक है, यह आपका मंचूरियोमीटर है, ये मंचूरियोमीटर आपने इनक्लाइन करके रखवा दिया, तो जो प्रेशर का डिफरेंस है, जो डिफरेंस यहाँ आएगा वही डिफरेंस यहाँ आएगा, तो जो प्रेशर का डिफरेंस है वो तो सेम ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही चीज़ इसने पूछी हुई है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द मंचूरियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पिटोट ट्यूब इज यूज टू मेजर, तो पिटोट ट्यूब क्या मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वेलोसिटी एट द स्टैग्नेशन पॉइंट। जो चीज़ मैंने आपको वहाँ बताई थी कि भाई जहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी तो आप वेलोसिटी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, वेलोसिटी एट द स्टैग्नेशन पॉइंट। पिटोट ट्यूब हमारी वेलोसिटी मेजर करने के लिए यूज होती है। डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द पिटोट ट्यूब एंड पीजोमीटर इंडिकेट द वेलोसिटी हेड, तो इससे आप वेलोसिटी हेड भी निकाल सकते हो। वेलोसिटी कैसे निकालोगे, आपको पता है, v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh। जैसे कि आपने पीजोमीटर लगा, वो पिटोट ट्यूब लगा दी, पिटोट ट्यूब क्या होती है, ग्लास की एक ऐसे मुड़ी हुई ट्यूब होती है, यह आपकी पीजोमीटर है, 90 डिग्री पे ये बैंड रहती है। और जैसे पाइप के अंदर पानी फ्लो करता है, तो वाटर क्या है, इसके अंदर h हाइट तक पानी इसके अंदर चढ़ जाएगा, और जिस भी हाइट तक पानी इंक्रीज की हाइट इंक्रीज होगी उससे हम उसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh, दिस इज द थ्योरेटिकल वेलोसिटी। अगर पिटोट ट्यूब का कोफिशिएंट पूछे आपसे तो 0.98 होगा। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी फॉर द शार्प एज ओरिफिस, तो ओरिफिस के लिए बुझी हुई है, कौन सा है, शार्प एज ओरिफिस के लिए। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, सी बी बुझा है आपसे, आपसे क्या बुझा है, सी बी, आपसे क्या नहीं बुझा, सी सी बुझ जाता तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.611। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ ये वेलोसिटी बुझा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.98। तो ये वाला डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ओरिफिस के अंदर भी सी बी की वैल्यू 0.98 होती है। कोई भी कोफिशिएंट हो वो किसके बराबर होता है, वो दोस्तों आपका बराबर होगा एक्चुअल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल। अब कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है तो एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वेलोसिटी। अगर कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, एक्चुअल एरिया अपॉन थ्योरेटिकल एरिया। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है तो एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कोई भी कोफिशिएंट हो वो क्या होता है, एक्चुअल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल। स्पीड ऑफ ए सबमरीन कैन बी मेजर्ड बाय, तो जो सबमरीन होती है उसकी स्पीड को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, उसको हम पिटोट ट्यूब से, स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई, ये वाली चीज़ जहाँ भी आ जाए तो पिटोट ट्यूब से ही हम उसको मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं, वेलोसिटी किसके बराबर होगी, रूट ऑफ 2gh। मेजर दी फ्लूइड फ्लो वेलोसिटी, पिटोट ट्यूब से आप मेजर करोगे। इससे आप एयर स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट की जो स्पीड है, किसी बोट की स्पीड कितनी है, एयर एंड गैस फ्लो, सर्टेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, वो सब चीज़ें भी आप मेजर कर सकते हो, यानी जहाँ भी वेलोसिटी वाली चीज़ें आ जाती हैं।
हॉट वायर अनीमोमीटर। तो दोस्तों हॉट वायर अनीमोमीटर से हम क्या चीज़ मेजर करते हैं? हॉट वायर एनीमोमीटर इज यूज टू मेजर द फ्लूइड वेलोसिटी बाय मेजरिंग द हीट लॉस बाय कन्वेक्टिव फ्रॉम ए वेरी फ्यू फाइन वायर विच इज एक्सपोज टू द फ्लूइड स्ट्रीम। क्या चीज़ कह रहा है? ये कहने लग रहा है इसके अंदर दो वायर होती हैं, वायर रहेंगी इस टाइप से, इनके अंदर करंट पास होता है। तो ये किसी तार के अंदर करंट जाएगा तो वायर गर्म होगी, लेकिन उसके ऊपर पानी डलेगा तो क्या होगी? वो तार ठंडी हो जाएगी, हीट का लॉस होगा। तो जितना ज़्यादा पानी इसके अंदर से फ्लो कर रहा होगा, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा पानी फ्लो करेगा तो तार जल्दी जल्दी ठंडी हो जाएगी हमारी, तो ज़्यादा वेलोसिटी होगी। तो उस चीज़ के रिलेशन को यूज करके हॉट वायर एनीमोमीटर के अंदर हम पानी की स्पीड को मेजर करते हैं। मेजर दी फ्लूइड वेलोसिटी किस चीज़ की हेल्प से? जो हीट लॉस होती है बाय वेरी फ्यू फाइन वायर विच इज एक्सपोज टू द फ्लूइड स्ट्रीम। पानी बहेगा तो वायर ठंडी होगी, और कितनी ठंडी हो रही है उससे हम ये बता देंगे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। फिर आता है पिरानी गोज। पिरानी गोज इज ए रोबस्ट थर्मल कंडक्टिविटी गोज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर इन द वैक्यूम सिस्टम। तो पिरानी गोज की मदद से आप क्या मेजर करोगे? प्रेशर इन ए वैक्यूम सिस्टम। किसी वैक्यूम सिस्टम के अंदर कितना प्रेशर है उस चीज़ को आप पिरानी गोज की हेल्प से मेजर करते हो। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के अंदर इन्होंने बुझे हुए हैं। उसके अलावा इनक्लाइन मैनोमीटर। इनक्लाइन मैनोमीटर किस चीज़ के लिए यूज होता है? ये बहुत छोटे प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है। फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द वेरी स्मॉल प्रेशर। ये जो इनक्लाइन वाला मैनोमीटर है उसको हम यूज करेंगे, इसके अंदर इनक्लाइन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ लिक्विड इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट। तो यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन किस एजम्पशन के ऊपर बेस होती है? तो फ्लो हमारा होमोजीनियस है और इनकम्प्रेसिबल है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यूलर इक्वेशन। यूलर इक्वेशन फॉर द स्टेडी फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड अलोंग ए स्ट्रीम लाइन। तो एक स्ट्रीम लाइन होना चाहिए। इज रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द मूविंग फ्लूइड। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बेस है यूलर इक्वेशन। आपको जो यूलर इक्वेशन है वो पूरी याद होनी चाहिए। और इसके एजम्पशन क्या है? होमोजीनियस और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रैंकाइन हाफ ओवल बॉडी mm इज सब्जेक्टेड टू द टू डायमेंशनल फ्लो हैविंग द वेलोसिटी v। द टिपिकल स्ट्रीमलाइन इज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। द पॉइंट ए इन द डायग्राम शोज। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या शो किया हुआ? पानी ऐसे बहने लग रहा है, पानी इधर से आ रहा है और इस बॉडी से टकरा के ऐसे जाने लग रहा है। कोई रुकावट सी डाल दी है पानी के रास्ते में और ये ऐसे जा रहा है। तो इसके अंदर जो ए वाला पॉइंट है, ए पॉइंट बिल्कुल इस बॉडी के एज के ऊपर, वो किस चीज़ को शो करता है? वो शो करेगा आपका स्टैग्नेशन पॉइंट को। किस चीज़ को? स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का लिटरल मीनिंग भी यही होता है, वही रुका हुआ, वही स्टैग्ड वाटर यानी कि रुका हुआ पानी, इस टाइप से। ये क्या है? स्टैग्नेशन पॉइंट। द पॉइंट ए इन द ड्राइंग शो द स्टैग्नेशन पॉइंट दैट इज द पॉइंट वेयर वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज इक्वल टू जीरो। वहाँ पानी की वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। वेलोसिटी जीरो होगी तो उसको आप क्या कहोगे? रुकी हुई चीज़। तो यानी कि उस स्टैग्ड है वो, यानी कि स्टैग्नेशन पॉइंट। स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी, व्हेन ए फ्लूइड इज फ्लोइंग पास्ट ए इमर्स बॉडी। तो किसी डूबी हुई, इमर्स यानी कि पानी में कोई बॉडी रखी हुई है, फ्लूइड उसके आसपास से फ्लो करेगा। इफ़ द रिजल्टेंट वेलोसिटी बिकम जीरो, अगर वहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है तो उस पॉइंट को हम कहेंगे स्टैग्नेशन पॉइंट। द वैल्यू ऑफ द प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर आर कॉल्ड द स्टैग्नेशन प्रेशर, स्टैग्नेशन डेंसिटी। और वहाँ पे जो भी प्रेशर होगा, डेंसिटी होगी, टेम्परेचर होगा, तो उसको आप स्टैग्नेशन पॉइंट, टेम्परेचर, प्रेशर, वो चीज़ कहोगे। द पॉइंट ऑन द सॉलिड बॉडी एट विच द बाउंड्री लेयर इज ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। जो आपकी वो सॉलिड बॉडी है उसके ऊपर एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपका लिक्विड उसको छोड़ने वाला होता है, सेपरेशन होने वाला होता है। जैसे कि कोई ये बॉडी है, पानी इसके यहाँ से फ्लो कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट आएगा पानी इसके कॉन्टैक्ट को छोड़ देगा इस टाइप से, और यहाँ तो एडीज फॉर्म हो जाएंगी, या फिर प्रेशर का काफ़ी चीज़ें प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं, इसकी एनर्जी का भी लॉस होता है वहाँ पे। तो सेपरेशन का वर्ज होने वाला तो उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ सेपरेशन। तो ठीक है दोस्तों, और डिटेल में हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट में बता दीजिए, हम उसको कंसिडर कर लेंगे। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए।
और रिवीजन करते रहिए रोज़ एक सब्जेक्ट की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेल्फ स्टडी करिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल वीडियो लेक्चर के भरोसे मत रहिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।